हेलो दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड रेटिंग प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक। लेकिन इससे पहले अगर आपने इसकी रिलेटेड और वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे सामने, आप वहां जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, समझो बात को। देखो क्या होता है कि एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योरेंस जो लेता है, इंश्योर्ड बोलते हैं जैसे, एक वो होता है। इंश्योरर क्या करता है, इंश्योरेंस देता है किसको, इंश्योरेंस बेचता है किसको, इंश्योर्ड को। तो बेसिकली इंश्योरेंस कराना किसको था, इंश्योर्ड को कराना था। वो क्या करता चाहता है बेसिकली, कोई भी रिस्क को मैनेज करने के लिए, सॉरी, कोई भी फ्यूचर में अगर रिस्क ऑफ लॉस है उसको, कि हाँ यार इसका नुकसान हो सकता है, उसको कवर करने के लिए तो इंश्योरेंस कराया उसने। इंश्योरेंस किस लिए कराया उसने, ताकि कोई भी फ्यूचर में अगर कोई घटना हो जाती है, उससे लॉस हो जाएगा, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस कराती है। लेकिन ये तो इंश्योर्ड के लिए फायदा है, उसको तो फायदा मिल जाएगा कोई अगर लॉस हो गया। लेकिन सोचा है आपने कभी इंश्योरर को क्या फायदा होगा? इंश्योरर को तो फायदा ये से होगा, बस उसको बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, उससे लेती क्या है, प्रीमियम। अगर फ्यूचर उसको हर महीने या एक ही बारी में प्रीमियम देना पड़ता है, इंश्योर्ड को प्रीमियम देना पड़ता है उसके बदले में, ये फायदा लेने के लिए। तो प्रीमियम से पैसा कमाती है। लेकिन प्रीमियम का पैसा अगर इतना नहीं आया और क्लेम ज्यादा आ गया, यानी क्लेम का मतलब क्या है कि कंपनसेशन उसने ज्यादा मांग ली, कि लॉस हो गया और ज्यादा पैसा मांग रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी को फायदा कैसे होगा भाई? तो वो बेसिकली उस रिस्क को कम से कम करने की कोशिश करती है इंश्योरेंस कंपनी, कि ये लॉस कम से कम हो, फ्यूचर में ये लॉस कम से कम होगा, उसका घटना कम से कम होने की पॉसिबिलिटी बने, जिससे इंश्योरेंस कंपनी को फायदा हो, उसको प्रीमियम से पैसा कमा ले, क्लेम कम से कम आए लोगों का, तो उसका फायदा होगा नहीं होगा। तो यही होता है रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? तो देखो ये स्ट्रेटेजी अपनाती है। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, साउंड स्ट्रेटेजी अपनाती है रिस्क को मैनेज करने की, जिससे रिस्क कम से कम हो। ये देखती है कि भाई कितना रिस्क आ सकता है इंश्योरेंस कंपनी बेचने से पहले, और प्रिपेयर करती है कि कितना मैं बियर कर सकती हूँ हर एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, और मेरे पे क्या रिसोर्सेज है उसके हिसाब से। सो ये देखती है कि भाई क्या क्या इकोनॉमिकल मार्केट कंडीशन चल रही है, उसका रिस्क पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, कि ज्यादा तो नहीं आएगा रिस्क। एक्सपर्टीज क्या मेरे अंदर है कि अपने बिजनेस टारगेट को अचीव कर सकते हैं हम इस मार्केट सेगमेंट में जिसमें हम इंश्योरेंस बेच रहे हैं, और वहां पर हम कैसे रिस्क को आइडेंटिफाई करें, मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करके, क्या इस मार्केट सेगमेंट में, सपोज करो कि मेरा मार्केट सेगमेंट है लाइफ इंश्योरेंस का, क्या ये सही है वहां पर ऑपरेट करना, या मेरा मार्केट सेगमेंट मैरिज इंश्योरेंस का, क्या ये सही है वहां पर ऑपरेट करना। और उसके बाद देखती है कि भाई कितने तरीके के रिस्क हो सकते हैं, उसको रिटर्न देखती है, उसको रिटर्न करती है, डॉक्यूमेंट बनाती है उसका पूरा, और चेक, और उसको फिर अपने स्टाफ को दे देती है कि भाई, और ताकि रिस्क को मैनेज कर सके, और अब देख सके कि भाई हाँ मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है। क्योंकि अगर रिस्क को मैनेज ही नहीं करेगी तो भाई कुछ पता नहीं ना, कितना भी आ सकता है, कितना भी क्लेम मांग सकते हैं लोग। तो ये चीज होती है। तो इंश्योरर क्या करता है, पीरियडिकली रिव्यू करता है, अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है रिस्क मैनेजमेंट, उसको रिव्यू करना पड़ता है, ताकि अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की मार्केट डेवलपमेंट में इफेक्ट आ सके। वो ये भी देखता है कि कोई भी अगर मटेरियल चेंजेस अगर इंश्योरर ऑपरेशन में आ जाता है, तो उससे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है इंश्योरर कंपनी को, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, और अपने रेलिवेंट स्टाफ को कम्युनिकेट करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिसीज, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज क्या क्या बनती है उसको आप समझते हैं। तो रिस्क पॉलिसीज शुड सेट आउट द कंडीशन एंड गाइडलाइंस फॉर द रिस्क। पॉलिसीज में क्या दिखाते हैं, कंडीशन एंड गाइडलाइंस, कि भाई आइडेंटिफाई कैसे करें रिस्क, एक्सेप्टेंस कैसे करें, रिस्क ये हो सकता है, मॉनिटरिंग, और कैसे उसको मैनेज करा जाए, ये बनाना पड़ता है। तो द पॉलिसीज शुड बी वेल डिफाइंड, पूरी वेल डिफाइंड पॉलिसीज करी जाती है और कंसिस्टेंट बनानी पड़ती है, जिससे रिस्क को मैनेजमेंट कर सके। सो दे ये आपका रिस्क मैनेजमेंट करने की हेल्प करता है। और ये पॉलिसीज में क्या क्या कवर है, सबसे पहला क्या कवर है, द प्रोसेस बाय विच बोर्ड डिसाइड ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क द इंश्योरर इज एबल टू टेक, कि भाई इंश्योरर कितना रिस्क ले सकता है, ये इंपॉर्टेंट है डिफाइन करना। अगर हमने कह दिया कि मैक्सिमम हम जो रिस्क ले सकते हैं वो 5 लाख का ले सकते हैं, ये पहले से डिफाइन अगर कर दिया तो ही तो फायदा होगा ना। अगर पहले से हमने डिफाइन कर दिया कि 5 लाख का रिस्क है, हम ले सकते हैं, अगर ये पता ही नहीं है, तो कितना भी आ सकता है क्लेम, कितना भी वो मांग सकता है, तो आपका अगर पैसा ही है देने के लिए तो कैसे आप दोगे, ये देखना बहुत जरूरी है। इसलिए उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टाफ जो हमारे कंपनी में है उसका क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कि ये रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, एक्सेप्टेंस और मॉनिटर कैसे करेगा, और मैनेजमेंट कैसे करेगा, जिससे कोई गलत काम ना करेगी। ऐसे अगर रिस्क ये है
उसके बाद रिस्क का क्या मतलब है यहाँ पर, जैसे कि अगर कोई फायर इंश्योरेंस हम करा रहे हैं तो फायर का रिस्क है। मैरिन इंश्योरेंस करा रहे हैं तो भाई मैरिन का मतलब क्या है, जहाज, समुद्र जहाज को कोई लॉस होने का रिस्क, वो रिस्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज आपकी कम से कम हो। उसके बाद अप्रूवल स्ट्रक्चर, जब हमें ये पता कर लिया कि हाँ ये रिस्क हो सकता है, फिर अप्रूवल स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसके हिसाब से प्राइसिंग कैसे डिसाइड करेंगे, अंडर राइटिंग, ठीक है, उसके हिसाब से कैसे करेंगे, कैसे इसको बेचेंगे, क्लेम हैंडलिंग कैसे करेंगे, क्लेम कितना आ गया तो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर री इंश्योरेंस कराना है, यानी कि अगर इंश्योरेंस में ये रिस्क आ गया तो उसको क्या दोबारा से री इंश्योरेंस कैसे हो सकता है, ये सब चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी पहले से, क्योंकि इससे क्या फायदा होता है, इंश्योरर का हो कम से कम लॉस हो, इंश्योरर को, इंश्योर्ड को नहीं, इंश्योर तो चाहेगा कि भाई लॉस जल्दी से जल्दी हो जिससे पैसा है, लेकिन वो चाहेगा कम से कम हो। So the principles and criteria related to product development, pricing, इंश्योरेंस मैनेजमेंट, ये पहले से एक डिटरमाइन करते हैं कि प्रिंसिपल्स किस आधार पे आपको अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, पॉलिसीज बनानी है, प्राइसिंग डिसाइड कैसे करनी है प्रीमियम की, उसके आधार पे हो, ये पहले से डिटरमाइन होता है रिस्क कितना हम मैनेज कर सकते हैं, उसके आधार पर प्राइसिंग होगी कि देखो आपको प्रीमियम इतना देना पड़ेगा, और ये प्रीमियम से ही तो पैसा लेती है कम इंश्योरर, और यही से तो क्लेम देगी, कई लोगों से प्रीमियम लेगी, उसके आधार पर पैसा आएगा प्रीमियम का, सपोज करो करते 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 पैसा आ गया मेरे पास 5 लाख रुपए, तभी तो वो क्लेम दे पाएगी एक बंदे को, क्लेम 5 लाख का अगर मैक्सिमम आ गया। अगर ये प्रीमियम 5 लाख का नहीं आएगा, वो पैसा नहीं आ रहा है, तो भैया ये इंश्योरेंस कंपनी सर्वाइव कैसे कर पाएगी, और उन्हें पैसा भी तो कमाना है, सिर्फ 5 लाख रुपए देने के लिए थोड़ी बैठी है इंश्योरेंस कंपनी, खुद भी तो पैसा कमानी है उसको, अपने स्टाफ की सैलरी निकालनी है, खुद की सैलरी निकालनी है, वो कैसे निकालेगी, तो इसलिए वो देखना पड़ता है, रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा जिससे आए ना ये रिस्क, कम से कम आए। सो द मैनेजमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एंड एक्सपोजर टू कैटोस्फेरिक इवेंट, मतलब कोई भी खतरनाक इवेंट आ गया, इंक्लूडिंग लिमिट्स, आपको लिमिट लगानी पड़ती है कि इतना लिमिट में हम आपका रिस्क हो सकता है, इतना लिमिट लगा दी कि भाई ये होगा तो ही हम आपको पैसा देंगे, री इंश्योरेंस आपको कराना पड़ेगा, हो सकता है पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर ये हो गया तो क्या होगा, कितना रिस्क आ सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, समझ लो मेरी बात को, ये चीज होती है। अब रिस्क मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस है, कैसे हम रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने सारी बातें करी कि हाँ यार ये है पॉलिसीज में ऐसा बनाना पड़ेगा कि मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, उसके हिसाब से हम पॉलिसीज बनाएंगे, अपनी क्लेम हैंडलिंग कैसे करेंगे, री इंश्योरेंस अगर कराना पड़ गया उसका रिस्क का, वो कैसे होगा जिससे इंश्योरर को फायदा ज्यादा हो। अब बात करते हैं कि कैसे वो रिस्क को मैनेज करती है, जो हम बात कर रहे थे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करती है ना, एक्सेप्टेंस, ये पूरा एक प्रोसेस है, उसी को प्रोसेस को समझने वाले हैं। सबसे पहला क्या होता है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। ये जो आपका कोई भी आप इंश्योरेंस करा रहे हो, जैसे कि मैं फायर इंश्योरेंस का एग्जांपल दे रहा हूँ, फायर इंश्योरेंस आपने कराया, तो अब वो देखती है इंश्योरेंस कंपनी कि ये फायर होने का क्या चांसेस है, कितना चांसेस है, और अगर हो गया तो क्या नुकसान होगा, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो होगा क्या, ये इंश्योरेंस कंपनी पैसा कहाँ से लाएगी वो, और प्रीमियम अमाउंट कितना होगा वो कैसे डिसाइड करेगी, जिससे इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपने देखा होगा वो जितने भी बड़े इंश्योरेंस होते हैं, जिसका खतरा ज्यादा होता है तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा होता है, जिसका खतरा कम से कम होता है होने का उसका प्रीमियम कम होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्यों, क्योंकि भैया जिसका खतरा ज्यादा है उसका नुकसान अगर जितना ज्यादा होने वाला है उसका प्रीमियम ज्यादा लेगी कंपनी, क्योंकि तो उसी प्रीमियम से तो आपको क्लेम देगी, ठीक है ना। तो क्लेम कहाँ से दे रही है, वो अपने कोई हवा से थोड़ी दे रही है क्लेम को, आपके प्रीमियम पैसा दे रही है, लोगों से प्रीमियम लेती है उससे प्रीमियम दे रही है, तो यही चीज होती है। तो इसलिए वो इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि क्या इंश्योरेंस हो सकता है, मतलब रिस्क का क्या एक्सपोजर है, कितना होने के चांसेस है, कब हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कब हो सकता है वो इंश्योरेंस, अगर मान लो कि आपका जो रिस्क है वो फायर इंश्योरेंस का, वो हो सकता है अगले महीने, मतलब आग लगती रहती है घरों को, अगर ये आपको पता है पहले से कि हर महीने आग तो लगती रहती है, तो भैया आपको प्रीमियम ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि भैया आपने प्रीमियम ले लिया सिर्फ 5,000 पे लोगों से, और 10 बंदों ने इंश्योरेंस कराया तो 50,000 से इकट्ठा हुआ, लेकिन लॉस होगा एक महीने के बाद सीधा 5 लाख का, तो कंपनी कहां से रहेगी 5 लाख रुपए, समझ रहे हो बात को। तो ये भी देखना पड़ता है ना, रिस्क आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिफेबल कितना है, अगर नहीं है क्वांटिफेबल मतलब कितना नुकसान हो सकता है, तो आपको क्वालिटेटिव असेसमेंट करनी पड़ती है कि भाई लगभग कितना हो सकता है, नॉट इन नंबर्स बट ज्यादा और कम में, कि ज्यादा हो सकता है नुकसान, या कम हो सकता है। फिर रिस्क एवोल्यूशन करा जाता है, एस्टिमेटेड रिस्क को आपको कंपेयर करा जाता है इंश्योरर के क्राइटेरिया के हिसाब से, कि मेरा जो क्राइटेरिया है इंश्योरर का कि भाई मैं तो इतना लॉस बियर कर सकता हूँ, तो क्या हम इसको रिस्क को बियर कर पाएंगे,
टू डिसाइड ऑन द प्रायोरिटी टू बी असाइन टू एड्रेस टू ईच ऑफ द रिस्क। फिर आपको प्रायोरिटी असाइन करनी पड़ती है कि हाँ ये सबसे बड़ा खतरा है, इसको कैसे रिस्क को मैनेज करा जाएगा। फिर रिस्क कंट्रोल और मिटिगेशन करा जाता है कि भाई हाँ अपने इंप्लीमेंट करा जाता है अलग अलग कंट्रोल मेजर को जिससे रिस्क कंट्रोल हो सके, जैसे कि सेटिंग अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड और डिटरमाइन कर दिया कि भाई ये आपका बेसिकली इतना ही, अगर आपने फायर इंश्योरेंस में ये नहीं लगाया, सपोज करो ये फायर ब्रिगेड सिस्टम नहीं लगाया तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ये फायर ब्रिगेड लगाओ, वो कहेगी इंश्योरेंस ये कि आपका अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड लगा दिया। वो डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, असाइनिंग लिमिट लगा दी, रेलिवेंट स्टाफ को बता दिया कि देखो ये आपने करना है, लिमिट लगा दो कि भाई अगर ये नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। रिस्क मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, आपको उसके बाद रिस्क को मॉनिटर करना पड़ता है कि भाई ये रिस्क क्या जो हमने इफेक्टिव जो अपने, यानी कि मॉनिटर करना पड़ेगा कि अगर रिस्क इंडिकेटर, मतलब रिस्क इंडिकेटर देखना पड़ता है ना कि भाई सपोज करो कि आग लगने ही वाली है तो क्या आपने कोई ऐसा सिस्टम लगा रखा है जिससे ये लिमिट मतलब रिस्क कम से कम हो सके। तो रिस्क को ट्रिगर कैसे होता है वो देखना पड़ता है। रिस्क को मॉनिटर कैसे करेंगे, मॉनिटर सिस्टम कैसे लगाएंगे कि भाई ये रिस्क इंडिकेटर से, क्या रिस्क इंडिकेटर जो अगर ट्रिगर हो रहे हैं उसकी वजह से कुछ हो रहा है, क्या हमने ऐसा कुछ गड़बड़ ठीक ठाक कोई मेजर करा है। तो द इंश्योरर शुड ऑल्सो एस्टेब्लिश क्लियर प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर निकालती है कि अगर ये नहीं हुआ, अगर आपने फायर ब्रिगेड सिस्टम नहीं लगाया, ये नहीं लगाया, तो भाई आपको क्लेम नहीं मिलेगा। द इंश्योरर शुड रेगुलरली रिव्यू वेदर इट हैज करेक्टली असेस द इम्पैक्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द मटेरियल रिस्क, कि इसके होने के चांसेस क्या क्या है, ये मेजर करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है, तब जाके इंश्योरेंस कंपनी सही तरीके से प्रीमियम डिसाइड कर पाती है, क्लेम डिसाइड कर पाती है। साउंड प्रैक्टिसेस क्या होती है मैनेजमेंट रिस्क की, कि अगर रिस्क इमर्जिंग की क्या क्या साउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्क कम से कम हो। सबसे पहला है आइडेंटिफाइंग इमर्जिंग रिस्क थ्रू अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा दिया जाए। जैसे कि होता है ना कहीं कहीं आपने बहुत बार ऐसा होता है, जैसे कि आपने आजकल तो जैसे टैंक भर गया, उसकी आपने बेल आ रही है आजकल, वो लगा दी, है ना। ऐसे ही फायर इंश्योरेंस अगर होने वाला है उसका एक अर्ली वार्निंग सिस्टम मिल जाए। जैसे कि पेट्रोल खत्म होने वाले, कई बार पिक्चरों में देखा होगा कि बहुत बार कि पहले से ही एरोप्लेन में एक बार टू टू की आवाज आती है कि हाँ यार पेट्रोल खत्म हो गया, ये हो गया, कुछ भी सिस्टम खराब हो गया। कार में भी आजकल क्या हो रहा है कि जैसे कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, ये कई सारे सिस्टम है, यही तो सिस्टम है ना कि आपने सिस्टम लगवा दिया कि हाँ देखो ये पेट्रोल खत्म होने वाला है, आवाज आ जाएगी, टू टू की आवाज आ जाएगी या कुछ भी हो सकता है। तो ये तरीके होते हैं। Assessing the significance of emerging risk with an insurer portfolio by identify which business class are likely to be affected by the material risk। मतलब आपने फिर असेस करोगे कि उस रिस्क के होने की वजह से इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पे क्या है दिक्कत, इंश्योरेंस पोर्टफोलियो के हिसाब से क्या वो मैच कर रहा है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। सो इन इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट कितना होगा इंश्योरेंस पोर्टफोलियो पे, क्या उसको बियर कर पाएगा इंश्योरेंस कंपनी, ये देखना पड़ेगा। सो डिफाइनिंग अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिव, अब आपको रिस्पॉन्स आपको लगाना पड़ेगा, कैसे आप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स करोगे इस अगर रिस्क हो गया। फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्स कुड बी टू मिटिगेट द रिस्क, कि अगर आपने कोई एक रिस्क हो भी गया तो आपने री इंश्योरेंस प्रोग्राम बना दिया कि आप उसका री इंश्योरेंस करवा लोगे, यानी कि दोबारा से इंश्योरेंस करा दोगे। फायर इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस के बाद दोबारा से फायर इंश्योरेंस करवा दिए, ये भी एक तरीका होता है जिससे इंश्योरर को एकदम से क्लेम ना देना पड़े। ये भी फायदा है ना, क्लेम नहीं देना पड़ेगा, आपने दोबारा इंश्योरेंस करा देगी कंपनी, ये भी फायदा है। तो कंपनी क्या कहेगी, देखो आपका इंश्योरेंस अगर फाइन इंश्योरेंस करना, एक और फाइन इंश्योरेंस करवा दो, जिससे क्या होगा कि अगर हो भी गया आपको नुकसान तो आप ऐसा करोगे इस दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से आप क्लेम ले लोगे। ये भी एक तरीका होता है। समझ गए बात को? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।